हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम प्रपोज थ्योरम, जिसको एक अलग नाम से अगर बोला जाए तो उसको गल्डिन्स थ्योरम भी कहते हैं। गल्डिन्स थ्योरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रपोज थ्योरम है, तो इस थ्योरम को मिस्टर गल्डिन ने आफ्टर 1000 ईयर, अब सोच सकते हो 1000 ईयर कुछ ईयर्स होता है, 1000 ईयर के बाद इन्होंने इसको लाइमलाइट में लेके आया। और इसका एप्लीकेशन आप बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इस थ्योरम का। कई जगह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में कई जगह यूज होता है। कई चीज़ों को यूज करने का, कई मैथ में तो कई क्रिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। आप इससे सेंट्रॉइड, मैथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथ की बात कर लेते हैं। सेंट्रॉइड, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, सेंटर, किसी भी सेंट्रॉइड की लोकेशन फाइंड आउट करना, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना, तो इस थ्योरम से यूज किया जाता है। और कभी कभी फिजिक्स में फ्रिक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का यूज तो मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। एक्चुअल में जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को जो मिस्टर गल्डिन ने जब इसको डिस्क्राइब किया तो उसको टू पार्ट में, उन्होंने थ्योरम को टू पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया था, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, जिसको हम इस टॉपिक में अलग अलग से पढ़ेंगे, इस वीडियोस में अलग अलग से पढ़ेंगे। और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम में हो, या चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, मैथ का अगर टॉपिक है जिसमें ये अगर टॉपिक है प्रपोज थ्योरम, इस टॉपिक से एग्जाम में समझ लो बहुत हाईली हाईलाइटेड टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो याद रखिएगा। वॉल्यूम से क्वेश्चंस, सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस, और एरिया फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस, और कभी कभी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस एग्जाम में इससे अक्सर आते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। अभी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम अलग से देखेंगे कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में इस थ्योरम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। देखो थ्योरम नंबर 1, देखो इसका जब मैं प्रूफ करूंगा, देखो आपको, आपने फील किया होगा जब आप प्रूफ करते हो तो क्वेश्चन प्रूफ के बाद आपको काफी आसान लगता है। उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि जब आप प्रूफ करते हो तो क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के दौरान इस थ्योरम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आप क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हो, वो सारी चीजें आप देखते हो। तो प्रूफ करने का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो इस थ्योरम का देखो, मैं अगर इस थ्योरम को आपको जो लिखा गया है, इसको मैं अगर आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं, तो इसको थ्योरम में यही बताया गया कि अगर कोई क्लोज कर्व है, कोई क्लोज कर्व है, अगर किसी पॉइंट के लॉन्ग या किसी लाइन के लॉन्ग वो रोटेट करता हो, वो लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इस रोटेशन से या फिर जो उस मूवमेंट से जो वो वॉल्यूम कवर करेगा, जो उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो 2D शेप है, एक्चुअल में वो 2D शेप रहेगा। जब रोटेशन होगा तो वो हवा में, जो कि एक्चुअल में आप फील करते हैं, जो मैंने इसको पहले भी रोटेशन के दौरान जो चीज़ आप एज्यूम करके, जो इमेजिन करके, जो आप फिगर, जो शेप आप एज्यूम करते हो, उसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए लास्ट हमने सरफेस एरिया की भी बात की थी, वो सारी की सारी चीज़ें रोटेशन के बाद आप उस चीज़ को इमेजिन करके चीज़ों को करते हो। ठीक है, एक्चुअल में वो चीज़ें बन नहीं जाती हैं। तो जो पाथ लेंथ होता है, जो पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, एरिया क्या है बीच में डिस्क्राइब कर देता हूँ। एरिया से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेट इज वॉल्यूम, वो ऑलवेज आपको क्या देगा, वॉल्यूम देगा। अब देखो मैं बता दूं पाथ क्या है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। मैं बिल्कुल एक छोटा सा भी आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। सपोज कर लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं कोई ऐसा कोई क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ का मतलब सोचते हो आप लोग कहीं से ओपन ना हो, तो हमने इसको समझाने के लिए हमने इसमें कई पॉइंट ले लिए। पॉइंट का मतलब अगर हो गया, अगर हमने इसको ऐसे कह दिया, मान लो एक ये क्लोज पाथ है, और मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये रोटेट कर रहा है कि, हाँ, जो कि इसको इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा। तो हमने इसमें कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लिए जो इसकी टेंजेंशियल लाइन बोल सकते हो आप, टेंजेंशियल लाइन है कुछ ऐसा। ठीक है, इसको नॉमेनक्लेचर कर दिया, अगर इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, डी कह दिया, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको मैच कर लेते हैं, मान लो इसको हमने मैच कर दिया, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, इसको P1 ले लिया, इसको पॉइंट P2 लिया। ठीक, चाहे इसको ई दे सकते हो। ई इसलिए कि अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पाथ को डिस्क्राइब करते वक्त नाम जो लिखूंगा तो पाथ डिस्क्राइब करेगा। एक्चुअल में आपका जो क्लोज कर्व है, जो क्लोज कर्व आपको दिख रहा है,
जो क्लोज कर्व है आप बताओ क्या है। अगर इसका नाम कहूँ CP1EDP2, ये तो है CP1EDP2, ये आपका एक्चुअल में क्लोज कर्व है ना। ये आपको क्लोज कर्व को दिखाता है, ये आपको दिख भी रहा है। अब देखो एक्स और वाई, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस की अगर बात करोगे, देखो ये एक्स एक्सिस है आपका। अगर मैंने आपको जो चीजें बताई, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें की जाए तो हमारा वॉल्यूम ऐसे फाइंड आउट होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसका प्रूफ करने जाऊं, ये मैं इसी का यूज करूंगा, इसको दोबारा मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर इसका प्रूफ करने जाओगे तो मैंने एक मान लिया, सपोज कर लिया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कह दिया एक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो ROTATI रोटेशन है वो हमारा एक्स एक्सिस है। और क्लोज्ड पाथ बात के लिए, क्लोज्ड पाथ हमारा क्या था, क्लोज्ड पाथ था, क्लोज्ड कर्व बोल लो या क्लोज्ड पाथ बोल लो, वट एवर द वर्ड यू वांट यू कैन यूज। क्लोज्ड कर्व की अगर बात करोगे CP1EDP2, चाहे तो अलग से उसी पॉइंट पे पहुंचना हो तो आप C यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका बिल्कुल क्लोज कर्व हो जाएगा वो, ठीक। तो अगर ये तो मैंने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, अगर इसको मैं यूज करूं कैसे इसको फाइंड आउट करना, कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करना, जो मैं पहले भी करता आ रहा हूं, अगर एक्चुअल में वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, लेट द वॉल्यूम, क्योंकि जो वॉल्यूम आएगा किसी एक्सिस के अलोंग, उसका जब रोटेशन होगा, रोटेशन से जो जनरेट होगा सॉलिड कर्व, उसको ही तो वॉल्यूम बोलेंगे। द वॉल्यूम जनरेटेड बाय क्लोज्ड कर्व, ये एक्चुअल में देखो आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखो फाइंड आउट करना, देखो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, ध्यान से देखो। एक बार तो ऐसे कह सकता हूँ ए बी डी P1C। एक तो ये नीचे वाला हिस्सा, अगर मैं इतना पकड़ूंगा तो मैं एक्चुअल में ये पकड़ रहा हूँ, ये चीज, और एक पार्ट इसका ये बनता है ABCP2D, है ना, ABCP2D। तो मतलब ये पूरे की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में दोबारा जब पकड़ोगे आप, तो दोबारा जब आप लोगे, एक्चुअल में आपका ये फिगर था, ये कुछ ऐसा हम ले रहे थे, ABCP1D और P2, ये चीज है। जब दोबारा मैं कह रहा हूँ ABCP2D कहूंगा तो मतलब ये पूरा पार्ट आ जाएगा। अगर हमें क्लोज फार का कर्व निकालना है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो हमने फाइंड आउट किया है, इस वाले पूरे कर्व में से अगर ये वाला पार्ट अगर हटा दूं, जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसको हटा दूंगा तो बचेगा क्या, आपको बचेगा सिर्फ ये वाला क्लोज्ड फार का एरिया, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये तो है, इसी को तो फाइंड आउट करना है। इस पूरे में से अगर इसको हटा दोगे, नीचे वाला जब हटा दोगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। और यही हमें फाइंड आउट करना होता है इस क्वेश्चन में, जो कि वॉल्यूम के टर्म में हमको मिलेगा, ठीक। अब इस चीज को मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए। तो जो वॉल्यूम जनरेटेड क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, सबको फटाफट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ABDP2C, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हो गया। में से अगर हम नीचे वाली जो बाउंड्री जो मैंने आपको बताई थी, ABDP1C, अगर इसको माइनस कर दोगे, देखो ये भी वॉल्यूम को दे रहा है, ये भी वॉल्यूम को दे रहा था। मैंने आपको एक चीज बताई थी इसके पहले के वीडियोस में, अगर कोई एक्स एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन होता है, रोटेशन अगर हो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो अभी जी बताओ हम वहाँ पे वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते थे। एक्स एक्सिस के अलोंग जब होता है रोटेशन, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप पाई वाई स्क्वायर dx करते थे। और ये लिमिट का ज़्यादा भी रूल नहीं है, लिमिट की बात हम नहीं कर रहे, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले में पाई वाई स्क्वायर dx, आप इसको मैंने ऐसे भी लिखा था,
क्योंकि पाई आपकी कांस्टेंट है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं है। पाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इसको ये आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो भाई इसको देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं पता है तो इस सारे टर्म को मैं क्या यूज़ करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, इसके जगह पे देखो ये पूरे के लिए, अब ध्यान से देखो इसमें हम एक्चुअल में रखेंगे क्या। अगर ये एक्स एक्सिस पे रहता था, इसकी ऊंचाई क्या है, अगर हम एक्स के एक्सिस पे वाई के टर्म में अगर वैल्यू बात करो, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँ, इसको मान लें इसकी ऊंचाई हमने y2 ले ली, इसकी ऊंचाई y2 ले ली और इसकी y1 ले ली, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक p1 की ऊंचाई, इसकी y1 ले ली, तो मतलब यही तो हुआ। हाँ, इसकी y1 ले ली और इसकी हमने p2 ले ली। अब इस चीज को अगर x एक्सिस पे y के टर्म में अगर लिखा जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। हमने इसको कह दिया पाई yt स्क्वायर dx। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हो, केवल मैंने y2 इसकी जगह पे y1 कर दिया। एरिया कैसे निकल रहा है इसके पहले यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है। ठीक, इस पूरे में से अगर छोटे वाले हिस्से को हटा दे, इसका हमने क्या, जो लिमिट था, लिमिट मैंने a टू b लिया था, ये फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b ले लो बॉस, है ना। x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b कैसे लिमिट रखा जाता है, सब सारी चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप लिमिट फ्रॉम a टू b लगा लो और यहाँ पे भी a टू b ही लगाओ, और पाई को यहाँ पे बाहर रखो, यहाँ पे y1 का स्क्वायर छोटा वाला, इस पूरे वाले में से अगर छोटा वाला माइनस कर दोगे तो एग्जैक्ट में क्या वॉल्यूम है हमें मालूम पड़ जाएगा। अब इसी को थोड़ा शॉर्टकट में अगर लिखा जाए तो पाई कॉमन ले लो, ए बी आपका जो दोनों में कॉमन था इसको एक साथ लिख लिया, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, इसको dx लगा लो। ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम है, ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए एक्चुअल में क्या आपको फार्मूला है। मैं भी इसको अभी यहाँ पे समाप्त नहीं कर रहा, मैं इसमें कुछ और चीज आपको बता रहा हूँ। अगर अगर हम इसकी सेंट्रॉइड की अगर बात करें, सेंट्रॉइड की बात करें, मैंने जस्ट इसके पहले आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया, जो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कह लो, सरकमफ्रेंस कह लो, वट एवर बी क्वेश्चन इज, इस चीज से मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर ये चीज है और ये चीज है आपका, देखिएगा इसको सेंट्रॉइड के फॉर्म में अगर लिखा जाए, अगर हम सेंट्रॉइड को फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन फाइंड आउट करना हो, इसको आप अलग अलग नाम से, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीओजी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी पोजीशन के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाता है, अगर इसको हम कोई भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर ले, इसको किताब में आपकी ईटा से भी दिखाता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी अलग अलग किताबों में आरसी से भी सेंटर से इसके रेडियस की दूरी हो जाती है, ऐसा अलग अलग तरीके से इसको एज्यूम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम एज्यूम क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पे ईटा ही एज्यूम कर लिया, तो ईटा जो है हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन बताता है आपको कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे हो। अगर उसको फाइंड आउट करना हो तो एक्चुअल में जो ये होता है, इसके लिए अगर हम बात करें तो देखो हमें मालूम है जो वॉल्यूम जनरेटेड होता है, जो वॉल्यूम, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग जो रोटेशन कराने पे जो वॉल्यूम जनरेट होता है, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में था तो 2 पाई ईटा कर दिया हमने। ईटा क्या है, सेंटर की लोकेशन बता रहा है ग्रेविटी की, इनटू एरिया कर दो, ये करते थे आप। अगर हमने कहा कि अगर हम ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपन क्या हो जाएगा, 2 पाई ईटा हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर हम इसको ईटा के टर्म में अगर बात करें, ईटा की टर्म मतलब उसकी सेंटर के टर्म में अगर बात करें तो ये हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम के लिए हमने क्या अभी जनरेट किया है, वॉल्यूम के लिए हमने एक डेरिवेशन जनरेट किया है, क्या है, पाई ए टू बी वाई स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इस चीज को अगर डायरेक्टली यहाँ पे रखा जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी, पाई लगा लो आप यहाँ पे, ये हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, और dx तो रहेगा ही रहेगा। इसको क्या करोगे, एरिया से डिवाइड कर दो। ये एक्चुअल में इसको करने का तरीका है। आप पाई भी नीचे लेके आओगे तो पाई पाई ये कैंसिल हो जाएगा, देखो क्योंकि पाई नीचे आ रहा है ना, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये फार्मूला, ये नीचे ए आपका बचा रहेगा, तो एक्चुअल में फार्मूला ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ लोकेशन आपको बताएगा, जो ग्रेविटी बताएगा ये
ये जो पता लगेगा ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये समझ में आया, पाई कैसे खत्म हुआ समझ में आ गया आपको, dx लगा लो और नीचे क्या 2a कर लो। तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक वाली बातें हैं जो ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके एक्सचेंज करने से आपको फॉर्मूले में अलग अलग आपको दिखा पा रहा हूँ। एक बार ईटा के टर्म में, एक बार एरिया के टर्म में, एक बार वॉल्यूम के टर्म में, हमें तीनों फार्मूले देख लिए हैं। जो मैं क्वेश्चंस करूंगा तो इनको यूज करूंगा, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हुई होगी इस गोल्डन थ्योरम या फिर इसको पपूस थ्योरम जो कहते हैं। तो इसका पार्ट 2 जो है, मैं इसके बाद वाले वीडियो में थ्योरी नंबर 2 जो थ्योरम नंबर 2 है उससे बात किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप देखिएगा, और तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक